अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का आइडिया मैं दे चुका हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। लॉ ऑफ मास एक्शन को सीएम गोल्डबर्ग और पी वेज ने डिस्कवर किया था। इस लॉ को, इस लॉ में दर हकीकत हम आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट देंगे। यानी ये एक लेक्चर में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन है और इसी लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को समझ सकेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा चैप्टर इसके बग़ैर अधूरा है, तो इसको समझना बहुत लाजमी है। इस लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के। सपोज़ आप ए को बी के साथ मिलाना चाहते हैं और ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, आप इसको मिलाना चाहते हैं। तो सवाल अब यहाँ पर जहन में सवाल आता है कि ये रिएक्शन कितना तेज़ होगा, हाउ मच फास्ट, ये कितना तेज़ होगा, कितना स्लो होगा। कोई हर रिएक्शन का एक रफ्तार होता है, उसको बोलते हैं रेट, स्पीड। तो केमिस्ट्री में स्पीड ऑफ रिएक्शन तो नहीं बोला जाता, तो स्पीड की जगह रेट बोला जाता है। तो इस रिएक्शन का रफ्तार किस चीज़ से ज़्यादा होगा, किस चीज़ से कम होगा, तो वो है इसका अमाउंट, रिएक्टेंट का अमाउंट। सपोज़ शुरू में आपने कम अमाउंट यूज़ किया हुआ है, सपोज़ मैं जैसे आपको नंबर बता रहा हूँ, चलो आपने 2 रिएक्टेंट्स आपने इस्तेमाल किए, 2 मिलीग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 2 मोल्स वगैरह जैसे भी है आपने इस्तेमाल किया, तो उसका रफ्तार जो है सपोज़ कर दीजिए वो है 1000 पर सेकेंड। सपोज़ ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड इस तरह से है। अब अगर मैं इसकी अमाउंट को बढ़ाऊँ, एक्टिव मास का मतलब ये है कि इनका मास को अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिया जाए, इधर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, यानी इनका मास को अगर हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ले लें, यानी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर 2 मोल में अगर आप लोगे तो ये रफ्तार, ये इसका रेट है। अगर आप इसको बढ़ाओगे 2 से 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब करोगे, रिएक्टेंट्स के अमाउंट को, मास को आपने ज़्यादा बढ़ाया, तो अब इससे स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब 1000 से बढ़ जाएगा। मैं अपने से वैल्यू बता रहा हूँ, 1000 से बढ़ जाएगा। सपोज ये 2000 पर सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 सेकेंड में अब ये 200 के रफ्तार से चलेगा ये रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। किस चीज़ को बढ़ाने से? रिएक्टेंट के मास को, सिर्फ मास को नहीं, एक्टिव मास को। देखो मास तो आप मिलीग्राम भी बोल सकते हैं, ग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके मास को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे तो फिर इसका नाम हो जाएगा एक्टिव मास। अब ये लॉ ऑफ एक्शन सिर्फ यही कहना चाहता है कि किसी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वो मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब क्या है? ए डायरेक्ट, ये निशान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि अगर आप ए को बढ़ाओगे तो उससे बी भी बढ़ जाएगा। तो इस निशान का नाम हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर रिएक्शन को मैंने लिखा हुआ है फिर से थोड़ा सा, अभी मैं आपको केसी की तरफ लाना चाहूँगा। ए प्लस बी जो है ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है? CND बन रहा है, तो ये इसका प्रोडक्ट है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वापस रिवर्स हो करके A प्लस बी भी बना रहा है। सो ये हमारे पास एक किस्म का कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है।
फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है। अब अगर आप इस रिएक्शन को इस तरफ से देखोगे तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो इस तरफ से भी इसका एक ख़ास रफ्तार होगा कि नहीं होगा, एक ख़ास रफ्तार होगा, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट जो है वो होगा आर एफ लिखा करेंगे, ये इस तरफ से इसका रफ्तार है। और चूंकि ये रिएक्शन यहाँ से भी हो रहा है, तो अगर आप इस तरफ देखना चाहोगे कि ये रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसका भी तो कोई रफ्तार होगा, इसका भी तो कोई स्पीड तो होगा ना, कि जिसमें सी और डी जो है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका नाम होगा रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन, रेट बी। बैकवर्ड रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं, जैसा भी हो, या इसको अगर मैं आर के बजाय के एफ लिख दूँ, ठीक है, के एफ फॉरवर्ड रेट, और यहाँ पर अगर मैं उसको के बी लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैकवर्ड रेट। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये किस चीज़ का मतलब, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रफ्तार शो कर रहा है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रफ्तार शो कर रहा है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को मैं ज़रा लिखना चाहूँगा इस तरह से कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड देखूँ, फ़िलहाल मैं इसे फॉरवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस लॉ के मुताबिक क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज़ के अमाउंट का, ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि मास एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव का मतलब ये है कि वो जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ में होनी चाहिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे ना लफ्ज़। तो अगर मैं ए के ऊपर ये ब्रैकेट डाल दूँ तो ये से आप समझ जाएंगे कि ए का अमाउंट, ये ब्रैकेट का मतलब है अमाउंट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बी तो बी है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है। अगर मैं बी के आसपास इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दूं तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, मिकदार ऑफ बी, बी का मिकदार, ए का मिकदार, यानी ए और बी के मिकदार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ, जितना ज़्यादा ए प्लस बी होगा उतना तेज़ रिएक्शन होगा, बात ख़त्म। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, अगर मैं इस रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह में के एफ लिख दूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड, एफ फॉरवर्ड शॉर्टकट में, के एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन प्लस बी कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे यहाँ पर, सॉरी दिस इज़ वन थिंग, ये तो यहाँ पर प्लस हो रहा है लेकिन जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो फिर ये प्लस का निशान यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी दिस इज वन थिंग, ये अपने प्लस यहाँ पे नहीं लिखना है। ए और बी के जो मिकदार है उनका प्रोडक्ट यानी किस्म का यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये दिस कीप इन माइंड। फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, आपको ये भी पता है कि निशान, ये वाला जो प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, इसको जब हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल का निशान आएगा, तो के एफ जब आप इसको ख़त्म करोगे तो यहाँ पर क्या निशान आएगा, इक्वल का निशान आएगा, और इक्वल का निशान जब आएगा तो कांस्टेंट भी लगेगा। कांस्टेंट हम लगाएंगे यहाँ पर के एफ, ये कांस्टेंट लग गया, कांस्टेंट। अब बाकी चीज़ें बिल्कुल वही है, ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन, के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन बी। अब ये के एफ क्या चीज़ है, के एफ इज़ कॉल्ड रेट, forward rate constant, kf is called forward, kf is called forward rate constant, ठीक है, ये तो होगा फॉरवर्ड। अब हम अगर यहाँ खड़े हो जाएं, इसको अगर कंसिडर करके ये भी रिएक्शन है जो बैकवर्ड हो रहा है, तो इसका भी तो रफ्तार होगा, तो कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़, अच्छा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा, इसके मिकदार का, सी कंसंट्रेशन, इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्लस वाला नहीं है, ठीक है, एंड डी कंसंट्रेशन, यानी जितना सी और डी होगा उतना ही ये फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन तेज़ होगा। आप उसको रिवर्स रिएक्शन बोले, बैकवर्ड कोई मसला ही नहीं है।
तो अब रेट ऑफ रिवर्स की जगह यहाँ पर अगर मैं के आर लिख दूँ तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। ये निशान ख़त्म करेंगे तो इक्वल का निशान आएगा और साथ साथ एक कांस्टेंट भी लगेगा। उस कांस्टेंट को हम लोग के आर का नाम देंगे। जैसे ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है तो ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। बाकी ब्रैकेट में सी का मिकदार, डी का मिकदार ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन है शुरू में एक का रफ्तार ज़्यादा होगा, दूसरे का रफ्तार कम होगा। एक टाइम आएगा, पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके, एक टाइम आएगा कि जिस रफ्तार से ए बी सी में कन्वर्ट हो रहा है उसी रफ्तार से सी डी वापस ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रफ्तार बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। डू यू नो इसका नाम क्या था? इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। तो इक्विलिब्रियम जब पहुंच जाए, शुरू में नहीं, कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये दो रफ्तार एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आर एफ रिवर्स आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हैं। फॉरवर्ड रेट इक्वल हो गया रिवर्स रेट के। तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो मैंने यहाँ पर के लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल इसको के एफ भी लिख सकते हैं। के एफ के आर ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम स्टेज फॉरवर्ड रेट बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रेट। अब आपका के का फार्मूला क्या है? के एफ यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। के एफ इज इक्वल टू, या के एफ की जगह आप लोग आर एफ भी लिख सकते हैं। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एंड बी। सो अब लोग यहाँ पर परेशान हुआ, ये वैल्यूज़ आप, ये कांस्टेंट तो लाजमी लगे, के एफ तो होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये आप कुछ भी बना सकते हैं। आप के एफ भी बना सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, या आप इसको आर एफ भी बना सकते हैं लाइक दिस। आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग ये इस तरह आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। आर एफ इज इक्वल टू के एफ। तो अब आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए बी। ये के एफ जो है ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, जबकि ये रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पर आप इनको भी आर लिख सकते हैं, आर और यहाँ पर के आर आप लोग लिख सकते हो। सो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू रिवर्स रेट, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आपका फॉरवर्ड रेट जो है आर एफ सॉरी फॉरवर्ड रेट जो है वो आप इक्वल हो गया आपका रिवर्स रेट के। तो आर एफ का फार्मूला अगर मैं आप लिख दूं तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ आर एफ? दैट इज़ के एफ। आ गया ना यहाँ पर के एफ, ब्रैकेट में हमारे पास है ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन। ये आपको मैं ये के सी की तरफ ला रहा हूँ, के सी को समझाने के लिए। अब कुछ हमारे पास आ जाएगा तो उसे के सी समझ आ जाएगा। अच्छा, इज़ इक्वल टू, क्योंकि आर एफ की वैल्यू तो आ गई, अब आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है के आर इंटू सी कंसंट्रेशन एंड डी कंसंट्रेशन। ये जो सी डी ए बी सी डी है, आप अपने आसानी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर सी डी लिखा हुआ है कोई रिएक्शन, मैंने सी डी से स्टार्ट किया, आप एक्स वाई से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आर एफ, मैंने आर एफ लिखा, कोई भी जो आपको आसान है उसे कर सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि ये जो के आर है, ये क्वेश्चन की इस तरफ मल्टीप्लाई और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये इससे क्या बनेगा? ये यहाँ पर आ जाएगा के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू, ये जो a इंटू बी है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a इंटू बी पूरा का पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो लाइन के नीचे आएगा, अलबत्ता ये लाइन के ऊपर ही रहेगा। सी कंसंट्रेशन, डी कंसंट्रेशन, वापस वही लिखा। नीचे मैंने क्या किया? ए कंसंट्रेशन,
इनटू बी कंसंट्रेशन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो अब आप एक चीज़ बड़े गौर से देख सकते हैं कि ये जो के एफ और के आर है, ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये एक कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है। क्या नाम है इसका, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, रिवर्स रेट कांस्टेंट। इन दो कांस्टेंट्स को मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ऐसा ना आप कंफ्यूज हो जाए। जस्ट इन दो कांस्टेंट से एक नया कांस्टेंट बन जाता है, और वो है क्या चीज़, वो है के सी। इनकी जगह एक और कांस्टेंट आएगा, दैट इज हम इसको क्या नाम देंगे, के सी इज इक्वल टू, बाकी आप वही चीज़ें लिख सकते हैं, सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन अपॉन ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं। सो अब देखो, अब हमारे पास आखिरकार के सी आ गया। के सी है क्या चीज़, नहीं अब यहाँ से मैं बताता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी क्या है, इसको आप दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेशक ये सारा आपके जहन में ना हो, लेकिन अब आपके जहन में एक इस चीज़ का एक डेफिनेशन आ जाएगा। के सी क्या है, दो कांस्टेंट का रेशो, यानी द रेशो ऑफ के एफ एंड के आर इज कॉल्ड के सी। के सी क्या है, के एफ डिवाइडेड बाई के आर, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड के सी। इसके अलावा द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो भी ये कहलाता है। यानी आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। में एक चीज़ ख्याल रखिएगा, केसी को डिफाइन किस तरह, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब आप कोई भी रिएक्शन ले लो, दुनिया में कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास आ जाए, आप बड़े आराम से उसका केसी लिख सकते हैं, बड़े आराम। बस आपने करना क्या, हर रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट आप लाइन के ऊपर लिखा करें, आंखें बंद करके, रिएक्टेंट को लाइन के नीचे लिखा करें, और ये इससे आपका केसी आएगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। सपोज़ एक रिएक्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे बेशक ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए लिख लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहूँगा। अब एक रिएक्शन है, सपोज़ मैं अपने से लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई, ये बन जाते हैं, एक और चीज़ बनाता है, एन प्लस पी बनाता है। सपोज़ ये दो चीज़ें बनाते हैं। अब आप लोग मुझे इसका केसी कैसे लगाओगे, इसका केसी बना, बस आपने करना क्या, आंखें बंद करके केसी लिखा, प्रोडक्ट एन कंसंट्रेशन पी कंसंट्रेशन, लाइन के ऊपर रिएक्टेंट एक्स कंसंट्रेशन, सॉरी फिर प्लस लग गया, एक्स कंसंट्रेशन एंड वाई कंसंट्रेशन लाइन के नीचे, वाह ख़त्म। बस आपने करना क्या है, प्रोडक्ट को लाइन के ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट को लाइन के नीचे लिखना है, इसका साथ केसी। सो हर रिएक्शन का केसी आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में लास्ट में अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स लिखा हो, सपोज़ ये ए और बी तो आप मिला रहे हैं, तो ए क्या चीज़ है, ए, ये स्मॉल ए क्या चीज़ है, स्मॉल ए, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल है। तो हम कहते हैं ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, यानी ए का इतना मोल, 1 2 3 4 5 कुछ तो होगा ना, सी का इतना मोल, डी का इतना मोल। अगर इस तरह का केस हो, फिर हम लोगों ने इसको लिखना, इसका केसी कैसे लिखेंगे, केसी इस तरह के केस में, केसी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट तो वही आएगा, सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, ये तो उन्होंने लिख लिया बस। अब ये जो इसके नंबर ऑफ मोल है ए, ये यहाँ पर आप उसके ऊपर लिखा करेंगे, यहाँ पर एज अ कोएफिशिएंट ए। अच्छा, बी का स्मॉल बी है, तो ये आप यहाँ पे लिखा करें स्मॉल बी, ये नंबर ऑफ मोल्स है। डी का नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी है, तो ये इसके ऊपर लिखा करेंगे। सी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी है, तो इसको यहाँ पर इसके ऊपर लिखा करेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। एक और आसान अल्फाज में, अगर तो मैं इधर लिखूँ, ये सपोज इधर मैं कह दूँ ये 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी, 2 मोल ऑफ सी
एंड 1 मोल ऑफ डी। अगर इस तरह से हो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप ए के ऊपर 2 लिखोगे यहाँ पर, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ लेकिन कोई मसला है ही नहीं। के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन अपॉन ए कंसंट्रेशन एंड बी कंसंट्रेशन। कैसे लिखोगे इस केस में, ए 2 मोल है तो आप इधर 2 लिखा करेंगे, बी 3 मोल है तो आप इधर 3 लिखा करेंगे, सी 2 है तो आप इधर 2 लिखा करेंगे, डी 1 है तो आप 1 लिखा करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, अगर वो नंबर ऑफ मोल मेंशन तो अपनी इस तरह करना है। और लास्ट में हम यूनिट की तरफ आते हैं, के सी का कोई यूनिट है या नहीं है। तो यूनिट ऑफ के सी, इसका यूनिट, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि क्या के सी का यूनिट भी है या नहीं है। तो अगर तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पर इक्वल है, इफ़, ये मैं सारा यू करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, मतलब दोनों तरफ इक्वल है, देन वी हैव नो यूनिट, देन के सी हैज़ नो यूनिट, के सी का कोई यूनिट है नहीं। और अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो फिर के सी का यूनिट होगा। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, ये देखो इसमें मैं इधर आपको लिखवा देता हूँ। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है ना तो बन जाता है NH3, ऐसे ये बैलेंस करने के बाद। अब 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल अमोनिया है। इसमें प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट साइड पर 3 और 1 4 मोल्स हैं। तो 4 मोल 2 मोल डिफरेंट है। इस वक्त अगर आप इसका के सी लिखोगे तो इसका अगर आप के सी लिखोगे, इस रिएक्शन का अगर आप के सी लिखोगे तो इसका के सी में इसका ज़रूर कोई यूनिट होगा। और जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, सारे करने के बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब ज़ाहिर है आप लिखोगे तो इसका यूनिट आएगा। मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ मोल्स -2 DM + 6, मोल्स -2 DM + 6। मैं कैलकुलेटिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको जस्ट ये बताना चाहूँगा कि के सी का यूनिट नहीं होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ इक्वल है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो फिर उसका यूनिट होगा। वो भी इस तरह मोल डेसीमीटर क्यूब में होगा। कभी तो वो डेसीमीटर 3 होगा, +3 होगा, -3 होगा, तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोल और DM फिर आ जाएगा। तो दैट वाज लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने सारा का सारा पढ़ लिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ आ रहा था कि हर रिएक्शन का एक स्पीड होता है, रफ्तार होता है। वो रफ्तार किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा रिएक्टेंट ज़्यादा रफ्तार, कम रिएक्टेंट कम रफ्तार। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक रिएक्शन को लिखा, फॉरवर्ड भी लिखा, रिवर्स भी लिखा। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई किया, फिर बैकवर्ड रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई किया। दोनों को अप्लाई करने के बाद हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। इक्विलिब्रियम पर दोनों को हमने देखा कि रेट बराबर हो जाएगा। फिर हमने इन रेट कांस्टेंट्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे लाया और 2 कांस्टेंट्स हमारे पास आए। इन दोनों को हमने कहा कि KF और KR से एक नया कांस्टेंट बनेगा, उसका नाम है KC। तो KC का हमारे पास फार्मूला आया, KC का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको 2 तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक, या तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और रिवर्स रेट कांस्टेंट का जो रेशो है उसको भी कहते हैं, या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है उसको भी KC कहा जाता है। और हमने ये भी देखा कि KC का कोई यूनिट नहीं होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ इक्वल है, और अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं थे तो फिर इसका यूनिट होगा। सो ये आपके लिए सामने मैंने रिपीट भी कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग एग्जांपल के तौर पर कोई भी रिएक्शन लिख ले और उसका KC आप खुद फाइंड करें। आई बिलीव कि आप लोग किसी भी रिएक्शन का KC अब फाइंड कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।